प्यारे बच्चों, यह वीडियो कक्षा 7 के लिए संस्कृत व्याकरण के वीडियो के इस भाग में आज हम लोग वर्ण उच्चारण स्थान तथा वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोजन के बाद संधि के बारे में जानेंगे। संधि में दो वर्णों का मेल होता है जो दो अलग अलग शब्दों का वर्ण होता है। जो निकटतम वर्ण होते हैं वह आपस में मिल जाते हैं और उनके मिलने से एक प्रकार का परिवर्तन होता है, उसे संधि के नाम से जाना जाता है। जब दो या दो से अधिक वर्ण निकट आने पर जब आपस में मिल जाते हैं तो उनके मिलने से एक प्रकार का विकार यानी कि परिवर्तन उत्पन्न होता है, जिसे हम लोग संधि के नाम से जानते हैं। यानी दो शब्दों के निकटतम वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे सुर जो इंद्र, यानी एक शब्द है सुर और दूसरा है इंद्र। इसमें सुर में र का अ और इंद्र का ई, इन दोनों के मिलने से ए बना है और जिससे वह शब्द बना सुरेंद्र। उसके बाद उदाहरण है विद्या और अर्थी। विद्या का आ और अर्थी का अ, इन दोनों के मिलने से आ और अ के मिलने से आ बना, यानी विद्यार्थी एक शब्द बनता है। इस प्रकार शब्दों को जोड़ने का प्रयोग हम लोग वाक्य को छोटा करने के लिए कर सकते हैं। यानी वाक्य को संक्षिप्त करने के लिए वक्ता अपनी इच्छा के अनुसार से संधि का प्रयोग करके वाक्य में शब्दों को एक साथ एक शब्द के रूप में बोलने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। संधि के तीन भेद बताए गए हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। स्वर संधि में यदि दो स्वरों के पास आने पर कोई परिवर्तन या कोई विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि के नाम से जानते हैं। यानी जिस संधि में स्वरों का मेल होता है, दोनों अलग अलग शब्दों में अलग अलग या एक तरह के भी स्वर होते हैं और उनके मिलने से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि के नाम से जानते हैं। इसलिए कहा गया है कि यदि दो स्वरों के पास आने पर कोई विकार या परिवर्तन हो तो वह स्वर संधि कहलाती है। इसके बाद है व्यंजन संधि। यदि व्यंजन के साथ यानी पहले शब्द का अंतिम अक्षर व्यंजन हो और दूसरे शब्द का पहला अक्षर स्वर हो या व्यंजन हो, परंतु पहले शब्द का अंतिम अक्षर या दूसरे शब्द का पहला अक्षर, इन दोनों में से कोई भी एक अगर व्यंजन है, यह भी हो सकता है दोनों व्यंजन हो या दोनों में से एक भी व्यंजन हो, तो इस प्रकार के मेल से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है और उसमें जो परिवर्तन होता है वह परिवर्तन व्यंजन संधि के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है विसर्ग संधि। यदि विसर्ग के किसी अगर पहले शब्द के अंत में विसर्ग है और दूसरे में स्वर हो या व्यंजन हो, उसके आने पर जो उन दोनों के मिलने से यानी विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मिलने से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम लोग विसर्ग संधि के नाम से जानते हैं। अभी आपकी 7वीं कक्षा में सिर्फ स्वर संधि के बारे में पढ़ना है और इसलिए हम लोग स्वर संधि के अलग अलग भेदों के बारे में जानेंगे। आपके सिलेबस में स्वर संधि के बारे में है। इसमें सिर्फ स्वरों के मेल को बतलाया जाएगा। जो भी आप जानेंगे वह स्वरों के बारे में होगा। तो स्वर संधि के भी निम्नलिखित भेद हैं। वह है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि,
पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि और प्रकृति भाव संधि, जिसमें से पहला संधि है दीर्घ संधि। यदि पूर्व पद का अंतिम अक्षर यानी पहले शब्द का अंतिम अक्षर अ हो, आ हो, ई हो, उ हो और ऊ हो, री या रिर हो तथा उत्तर पद यानी दूसरे शब्द का पहला अक्षर भी अगर उसी प्रकार का हो यानी अ, आ, ई, उ, री और रिर हो, तो यानी कहने का अर्थ है दोनों भाग में अ से लेकर री तक में और रिर तक जितने भी वर्ण होते हैं, ऐसा ही वर्ण समान वर्ण हो दूसरे शब्द में भी, तो उन दोनों के मिलने से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है वह दीर्घ होता है, यानी वह उसका दीर्घ रूप हो जाता है। जैसे अ और अ के मिलने से आ बनता है, आ और आ के मिलने से आ बनता है, अ और आ के मिलने से भी आ बनता है और आ और अ के मिलने से आ बनता है। इसी प्रकार से है ह्रस्व ई और ह्रस्व ई के मिलने से दीर्घ ई होता है और दीर्घ ई तथा दीर्घ ई के मिलने से भी दीर्घ ई होता है और ह्रस्व ई दीर्घ ई के मिलने से दीर्घ ई होता है। फिर दीर्घ ई और ह्रस्व ई के मिलने से भी दीर्घ ई होता है, यानी इन दोनों में से जो दीर्घ रूप होता है वह दीर्घ रूप यहाँ सामने आता है। जैसे उसी प्रकार से ह्रस्व उ और ह्रस्व उ के मिलने से दीर्घ उ होता है, दीर्घ उ और दीर्घ उ के मिलने से भी जो रूप परिवर्तित रूप होगा वह दीर्घ उ होगा, और ह्रस्व उ और दीर्घ उ के मिलने से जो वर्ण बनेगा वह भी दीर्घ उ होगा और दीर्घ उ और ह्रस्व उ के मिलने से दीर्घ उ होगा। इसी प्रकार से री और री के मिलने से रिर होगा। पहले भाग में अगर री है और दूसरे भाग में अगर री है तो इन दोनों के मिलने से रिर हो जाता है। री और री के मिलने से भी रिर होता है और री और री के मिलने से जो है वह री का प्रयोग होता है। जैसे सब उदाहरण दिया हुआ है, उदाहरण के अनुसार से देखें, होत्र, होत्री, होत्री और लिकार के मिलने से होत्रलिकार, होत्रलिकार, तो इस प्रकार से यह रूप परिवर्तित होता। इसे दीर्घ संधि इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसा कि हम लोगों ने पिछले वर्ण अध्याय में जाना था, जैसे कि कुछ स्वर ह्रस्व होते हैं और कुछ दीर्घ होते हैं। जैसे कि अ, उसके बाद आ जो होता है वह दीर्घ होता है। ह्रस्व ई में ई पर में ई कहते हैं तो कम बल पड़ता है और ई कहने से ज़्यादा बल पड़ता है, तो जिसे ई कहते हैं वह ह्रस्व कहलाता है और जिसे ई कहते हैं वह दीर्घ कहलाता है। और जिसे उ कहते हैं जिस पर कम बल पड़ता है वह ह्रस्व उ होता है, और जिसे उ कहते हैं वह उस पर ज़्यादा बल पड़ता है इसलिए उसे दीर्घ उ कहते हैं। री में कम बल पड़ता है और रिर में ज़्यादा बल पड़ता है इसलिए री ह्रस्व में आता है, ह्रस्व और रिर दीर्घ में आता है। तो यहाँ कहने का अर्थ है कि दीर्घ संधि में दो समान उच्चारण वाले यानी अ और अ के मिलने से अ, आ, इन्हीं के मेल से जब भी दोनों शब्दों में अगर इस प्रकार का मेल होगा तो उन दोनों में से जो सबसे बड़ा होगा यानी दीर्घ होगा वह रूप बनेगा। इसलिए यहाँ पर अ और अ के मिलने से आ बना है। जैसे सूर्य और अस्त से बना सूर्यास्त, आ और आ के मिलने से आ बनता है। जैसे महा और आशय से बना महाशय, महाशय। अब है अ और आ के मिलने से आ बनता है, उसका उदाहरण है शिव और आलय, आलय से शिवालय, यानी अ और आ के मिलने से आ बना। और विद्या और अर्थी, आ और अ के मिलने से आ बना यानी विद्यार्थी।
तो यहाँ पर जो दीर्घ मात्रा है वह ओ और आ में आ है, इसलिए जो परिवर्तित रूप होता है वह आ बनता है। यही पहचान का रूप है और इसी से हम लोग पहचानते हैं कि यह दीर्घ संधि का है। कभी कभी परीक्षाओं में शब्द दिया रहता है और उसमें पहचानने का होता है कि यह कौन से संधि से है, तो इन नियमों के आधार पर आप पहचान सकते हो कि यह दीर्घ संधि से है। दीर्घ संधि का नियम कहता है कि इसमें दोनों भाग में समान तरह के स्वर हों, यानी ओ आ एक तरह का है, फिर ई एक तरह का है, फिर ऊ एक तरह का है और री और रिर एक तरह का है। इस प्रकार के वर्णों का अलग अलग मेल होता है, तो उसमें दोनों में से जो दीर्घ होता है वह रूप सामने आता है। जैसे यहाँ पर देखें, हरस ई और हरसी यानी ई और ई के, जैसे कहते हैं हरि और इच्छा, इन दोनों में हरि का अंतिम अक्षर और इच्छा का पहला अक्षर, यह दोनों ह्रस्व है। इन दोनों के मिलने से जो शब्द बनता है उसमें दीर्घ ई का प्रयोग किया जाता है। जैसे शब्द बना हरीक्षा, तो इसमें दीर्घ ई का प्रयोग किया गया है। जैसे दूसरा उदाहरण है, दीर्घ ई और दीर्घ ई के मिलने से भी दीर्घ ई होता है। जैसे रजनी और ईस, इसमें दोनों में जो पहले पद का अंतिम अक्षर है वह भी दीर्घ है और दूसरे पद का अंतिम अक्षर वह भी दीर्घ है। इन दोनों के मिलने से बना रूप भी दीर्घ ई में होगा और मात्र एक ही दीर्घ ई होगा, यानी रजनीश। इसके बाद है हरस ई और दीर्घ ई के मिलने से ई बना है, यानी प्रति और इच्छा, तो वह रूप इच्छा है। तो इच्छा में ई वह दीर्घ है लेकिन प्रति का ह्रस्व है। इन दोनों के मिलने से ई बना, इसलिए यह इस शब्द का रूप होता है प्रतीक्षा। अब देवी और इंद्र, तो देवी में ई है और ई दोनों के मिलने से ई बना है, तो देवींद्र। इसी प्रकार से अब उ और उ समान उच्चारण वाले हैं, तो इन दोनों के मिलने से उ बनता है। जैसे गुरु और उपदेश, तो गुरुपदेश, तो यहाँ पर र में जो उ लगा है वह दीर्घ उ, गुरुपदेश। फिर है उ और उ, यानी दीर्घ उ और दीर्घ उ के मिलने से दीर्घ उ बनता है, यानी वधु और ऊचुह, तो वधूचुह। इस प्रकार से यहाँ पर देख रहे हैं, तो वधु वधूचुह, जो वधु में जो उ लगा हुआ है वही उ रह गया, और क्योंकि यह दोनों समान है यानी दीर्घ उ है, इसलिए दीर्घ उ मात्रा ही रह जाता है। यहाँ ऊचुह का उ और वधु का उ दोनों उ के मिलने से दीर्घ उ बन गया, वह दीर्घ उ रूप को धारण किया। फिर यहाँ पर है हरस उ और दीर्घ उ के मिलने से उ बनता है। जैसे सिंधु और उर्मी, तो सिंधुर्मी, यहाँ पर जो सिंधु का उ है वह रूप परिवर्तित हो जाता है और उ यानी दीर्घ उ बन जाता है, और उर्मी वह सिंधुर्मी शब्द बनता है। फिर है वधु और उत्सव, तो वधु में ध में जो उ है वह दीर्घ है और उसके बाद उत्सव में ह्रस्व है। इन दोनों के मिलने से दीर्घ उ रूप बनता है, इसलिए वधूत्सव, तो यहाँ पर दीर्घ उ है वधूत्सव में। री के बाद एक ही तरह का, यानी जैसे अ के तरह का सजातीय में आता है, अ और अ आ और ई और ई, यह दोनों भी स्वजाति है। उसी प्रकार से हर्ष उ दीर्घ उ भी स्वजाति है। उसी प्रकार से इसमें री का स्वजातीय ऋर माना गया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि री, ऋर और ली यह दो अन्य अलग स्वर हैं जो हिंदी से संस्कृत के वर्णमाला को भिन्न करते हैं, और इन्हीं कारण से हिंदी में 11 स्वर होते हैं और संस्कृत में 13 स्वर होते हैं। उन्हीं में से री और ऋ, तो पहले भाग में अगर री हो और दूसरे भाग में अगर री ही आए, ऋ ना आके री ही आता है, तो इन दोनों में से जो दीर्घ रूप होता है वह है ऋ। तो इन दोनों का वैकल्पिक रूप यानी ऋ वह रूप हो जाता है। और अगर री के बाद अगर री आता है तो आने पर भी वह री होता है, उसका वैकल्पिक रूप री होता है। जैसे कहते हैं पितृ और ऋणम, तो पितृर्णम, यहाँ पर
री के जगह रिर कहते हैं, पितृर और णम तो पितृनम। इसी प्रकार से है री और लृ के मिलने से जो रूप बनता है वह भी होता है रिर, वह भी रिर कहलाता है। यानी होत्री और लृकार तो होत्रिकार, इसे होत्रिकार कहते हैं। और मातृ और ऋणम मातृर्णम, और फिर होत्री और लृकार से ये होत्र लृकार, यह होत में यह इसका री और उस री का री, यह दोनों मिलकर के कभी कभी इसमें होता है वह ल में री लग जाता है और लृकार वह रूप आ जाता है। तो कहने का अर्थ है कि री के बाद अगर लृ आता है तो अगर लृ आए तो वह कभी कभी यह ऋ का रूप धारण कर लेता है और कभी कभी वह लृ का रूप भी धारण कर लेता है। अगर लृ का रूप धारण कर लेता है तो जिसमें री लगा हुआ है वह गायब हो जाता है और लृकार पीछे लग जाता है। जैसे होत लृकार है यहाँ पर और यहाँ पर होत्रिकार है, यहाँ पर ऋ बन गया है तो होत ऋकार, यहाँ पर ऋ की मात्रा लग जाएगी। कुछ स्थानों पर संधि का नियम लागू होने पर भी संधि नहीं होने का विधान होता है और ऐसे रूप को हम लोग संधि में अपवाद कहते हैं। जैसे सार और अंगम तो सारंगम, यहाँ पर सार अ के साथ अ मिला है, हाँ, लेकिन यह दूसरे भाग में अ अपने रूप में है, इसलिए सारंग, इस प्रकार से सारंग होता है। यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, सारांग नहीं कहते हैं, सारंग कहते हैं। यह सब अपवाद में आता है। इसके पश्चात है गुण संधि। जब पहले शब्द के भाग का अंतिम अक्षर दीर्घ संधि में था कि स्वजातीय एक तरह का अ या आ या इस प्रकार का स्वजातीय, हरसी हरसी, दीर्घी दीर्घी, हरसी दीर्घी या दीर्घी हरस्वी, और हरसु हरसु, दीर्घु दीर्घु, दीर्घु हरसु या हरसु दीर्घु, इस प्रकार के शब्द स्वजाति के मिलने से दीर्घ रूप होता है, वह दीर्घ संधि था। लेकिन इसमें पहले शब्द का जो अंतिम अक्षर है वह ओ ई हो या नहीं तो आ हो, और उसके दूसरे पद में वो आ को छोड़कर अगर हरसई दीर्घी, हरसु दीर्घु, री या लृ हो तो यह क्रम से, अगर हरसई दीर्घी होता है तो यह ए बन जाता है, अगर हरसु दीर्घ होता है तो वह ओ हो जाता है, और अगर दूसरे भाग में अगर री होता है यानी ओ या आ के बाद अगर री आता है तो वह अर बन जाता है, या ओ आ के बाद अगर री आता है तो वह अल हो जाता है। और इस प्रकार की स्थिति और परिवर्तन जिस संधि में होती है उसे गुण संधि के नाम से जानते हैं। सिंपल है, पहले भाग में पहले शब्द का अंतिम अक्षर अगर अ हो या आ हो, और अगर दूसरे भाग में अगर हरसई दीर्घी आए तो उसके स्थान पर उसका परिवर्तित रूप ए होता है। यानी ओ आ के बाद अगर हरसई दीर्घी में से कोई भी आता है तो वह ए बन जाता है। अगर ओ आ के बाद दूसरे पद का पहला अक्षर अगर हरसु दीर्घ हो तो ओ आ के बाद हरसु दीर्घ आने के कारण से वह परिवर्तित रूप ओ होता है। अगर ओ आ के बाद अगर दूसरे पद में री आता है तो वह उन दोनों के मिलने से अर हो जाता है, और ओ आ के बाद अगर दूसरे पद में री आता है तो उन दोनों के मिलने से अल हो जाता है। जैसे यहाँ देख रहे हैं ओ के बाद ई आने से ए बना है। जैसे नर के बाद अगर इंद्र हो तो नरेंद्र होता है, यह रूप नरेंद्र, तो ओ और हरस ई के मिलने से ए बना। ओ के बाद अगर दीर्घ ई हो तो वह तो भी ए होता है। जैसे गण और ईश तो गणेश। तो इस भाग में यहाँ स के पूर्व में ई है और यह ई यहाँ पर
मिस है, यहाँ पर ई लिख लेंगे। यह ई इस जगह में आएगा, वह ई हो जाए, या ई को दर्शाया गया है इन दोनों के मिलने से बना है, यहाँ से गायब होकर के यह इस रूप में आया। तो गण और ईश तो गणेश, ये इस प्रकार का यह ई होगा इस स्थान में। इसके बाद है आ और हरस ई के मिलने से ए होता है, जैसे रमा और इच्छा तो रमेक्षा। उसके बाद आ और दीर्घ ई के मिलने से भी ए होता है, जैसे महा और ईश तो महेश। इसके बाद अ और उ, यह पहला तो था हरस ई दीर्घ ई के मिलने से ए बना, वह है। इसका दूसरा है हरस उ दीर्घ उ के उदाहरण में अ के बाद अगर उ है तो वह ओ बनता है, जैसे चंद्र और उदय के मिलने से चंद्रोदय होता है। अब आ और उ के मिलने से ओ बनता है, वह उदाहरण है महा और उदय तो महोदय। अ और दीर्घ उ के मिलने से ओ बनता है, यह है जल और ऊर्मी तो जलोर्मी, यहाँ ओ बन जाता है जलोर्मी। फिर है आ और उ के मिलने से ओ बनता है, यह है गंगा और उर्मी गंगोर्मी। इसके पश्चात है अगर ओ आ के बाद अगर री आता है तो, जैसे अ के बाद री आता है तो यह अर बन गया, जैसे राज और ऋषि के मिलने से बनता है राजर्षि। आ और री के मिलने से भी अर होता है, जैसे महा और ऋषि से महर्षि बनता है, अर महर्षि। अब है अ के बाद अगर ली आता है तो अल बनता है, जैसे तब और लिकार तो तवलकार। और आ और ली के मिलने से अभी अल बनता है, जैसे माला और लिकार तो मालालकार। इस प्रकार से यह परिवर्तन होता है। तो कहने का अर्थ है जो इन दोनों में से दूसरे भाग के आधार पर, पहले भाग में हर हाल में और या आ होता है, और दूसरे भाग में हर्षी दीर्घी हर्षु दीर्घु री या ली होता है, तो उसके अनुसार से वह परिवर्तन होता है। हर्षी दीर्घी के होने पर वह ए होता है, हर्षु दीर्घु के होने पर ओ होता है, और री के होने पर अर होता है, और अगर ली है तो उसके होने पर अल हो जाता है। इस संधि को हम लोग गुण संधि कहते हैं। तो दीर्घ संधि और गुण संधि में अंतर भी समझ सकते हैं। जो दीर्घ संधि में समान स्वजाति वाले यानी अ आ ई उ री रिर इस प्रकार के स्वजाति के मिलने से जो उन दोनों में दीर्घ होता है वह दीर्घ रूप धारण होगा। और गुण संधि में अ आ के बाद में हर्ष ई दीर्घी हर्षु दीर्घु री रिर या ली का प्रयोग होता है, वह गुण संधि में आता है। इसके अगले भाग में हम लोग वृद्धि संधि, अयादि संधि, यन संधि, पूर्व रूप संधि और पर रूप संधि आदि संधि के बारे में हम लोग जानेंगे। अपनी सुविधा के अनुसार से इस भाग को रिपीट करें और गुण संधि और दीर्घ संधि के इन रूपों का अभ्यास करें, और विभिन्न शब्दों को आप हिंदी व्याकरण के अनुसार से भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। इसमें भी हिंदी व्याकरण में भी संधि का रूप यहाँ से मिलता जुलता है। सिर्फ अंतर सिर्फ इतना है कि उसमें रिर और री का प्रयोग नहीं होता है, इसीलिए वह उदाहरण आपको वहाँ नहीं मिलेंगे, लेकिन बाकी उदाहरण आपको वहाँ पर भी मिल सकते हैं। अभ्यास करें और इन्हें सुनें और इन्हें लिखने का प्रयास करें। धन्यवाद।